बच्चों हमारा चल रहा है अध्याय 2 और इसमें हम आज पढ़ने जा रहे हैं बाह्य क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा। इससे पहले हमने चर्चा की थी कि जब हमारे पास एक क्षेत्र था उसमें हम आवेश को ला रहे थे, लेकिन वहाँ पे क्या नहीं था, किसी भी प्रकार का बाह्य विद्युत क्षेत्र उपस्थित नहीं था। लेकिन आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं, आज हम चर्चा करेंगे कि हमारे पास पहले से क्या है, एक विद्युत क्षेत्र है। याद रखना, विद्युत क्षेत्र होने से बिंदुओं पे क्या होता है, विभव उत्पन्न होता है। क्या होता है, विभव उत्पन्न होता है। तो हमने ये मान रखा है, मेरा एक निकाय है, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र है, अलग अलग बिंदुओं पे अलग अलग विद्युत क्षेत्र होगा, और जब अलग अलग बिंदुओं पे अलग अलग विद्युत क्षेत्र होगा तो क्या होगा, विभव भी क्या होगा, अलग अलग ही होगा। आप ये भी जानते हो, एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर अगर आप जाते हैं तो विभव में क्या होगा, परिवर्तन होगा, विद्युत क्षेत्र में भी परिवर्तन होगा। ध्यान है ना, आवेश से जितना दूर जाते हैं विभव भी कम होता है और विद्युत क्षेत्र भी क्या होता है, कम होता है। ये अपने को मालूम है। तो आज अपन क्या करेंगे, यहाँ पे मेरे पास विद्युत क्षेत्र है, इसके अंदर मैंने कोई एक बिंदु ले रखा है, इस बिंदु पर अनंत पे रखे हुए आवेश को लेके आएंगे और फिर देखते हैं स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है। अपने को ये भी पता है कि जब आवेश को लाते हैं तो क्या होता है, उसमें जो स्थितिज ऊर्जा आती है वो किसके बराबर होती है, किए गए कार्य के बराबर होती है। किसके बराबर होती है, किए गए कार्य के बराबर होती है। और साथ में आपको ये भी पता है कि एकांक धनावेश को जब अनंत से किसी बिंदु पर लाते हैं तो क्या होता है, वो विभव के बराबर होता है। हालांकि विभव कोई चीज़ नहीं होती, पता ही है आपको। विभव की वजह क्या होता है, विभवांतर होता है ना, एक बिंदु से दूसरे बिंदु पे ले जाना होता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, अनंत से लाते हैं और ये मानते हैं कि अनंत पे विभव कितना है, शून्य है। ठीक है, ये सब चीज़ें हमने पहले पढ़ रखा है। इससे पहले वाले में भी हमने कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे। वहाँ पे जब सिंगल आवेश को लेके आए थे, एकल आवेश को लेके आए थे, तो उसको क्या क्षेत्र में जब लाए थे, कार्य करना पड़ा था क्या, कार्य नहीं करना पड़ा था, क्योंकि वहाँ पे विद्युत क्षेत्र नहीं था, तो उसको किसी का विरोध नहीं हो रहा था, आसानी से आ गया था। लेकिन यहाँ पर जब आप किसी एक आवेश को लेके आएंगे, बात हम एकल आवेश की ही कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, एकल आवेश की कर रहे हैं, कि जब हम एक आवेश को लेके आते हैं तो क्या होगा, अब आपको कार्य करना पड़ेगा, किसके कारण, इस विद्युत क्षेत्र के कारण। ये विद्युत क्षेत्र क्या करेगा, उसका विरोध करेगा। जैसे ही मैं क्यू आवेश को, ये अपने पास क्यू आवेश है और कहाँ पे रखा हुआ है, अनंत पे रखा हुआ है। कहाँ पे है, अनंत पे है। जैसे इसको मैं धीरे 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 करके यहाँ लाऊंगा, इस क्षेत्र में प्रवेश करूंगा, तो क्षेत्र में प्रवेश करते ही ये क्या होगा, विरोध करने लगेगा। विद्युत क्षेत्र क्या होगा, विरोध करने लगेगा। तो विरोध करने लगेगा, इस विरोध के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा अपने को। क्या होगा, इसके विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। हमें क्या होगा, कार्य ज़्यादा करना पड़ेगा, इसके विरुद्ध करना पड़ेगा ना, है ना भाई। जैसे ये है, इसको ला रहा हूँ, कोई रोकने वाला नहीं है तो आराम से जाएगा, कोई रोकने वाला नहीं तो आराम से जाएगा। लेकिन अगर कोई रोक रहा है तो क्या करना पड़ेगा, मुझे फोर्स ज़्यादा लगा के लेके जाना पड़ेगा। अगर इसने रोक लिया तो मुझे इस पर फोर्स क्या होगा, ज़्यादा लगाना पड़ेगा, तब जाके क्या होगा, ये इसको धकेलता हुआ आगे बढ़ेगा। यही बात है। तो मुझे कार्य किसके कारण करना पड़ रहा है, इसके कारण करना पड़ रहा है, ज़्यादा कार्य किसके कारण, इसके कारण करना पड़ रहा है। समझ गए बात को। तो यहाँ पे क्या है, ये बिंदु है ना, यहाँ पे लाना चाहते हैं। तो चलिए आप कॉपी और पेन निकाल लीजिए और हेडिंग डाल लीजिए आप, एकल आवेश की स्थितिज ऊर्जा। मुझे आशा ही नहीं, आप लोगों से पूर्ण उम्मीद है आप कॉपी पेन लेके अवश्य बैठे हुए हैं, ताकि आप साथ के साथ नोट्स बना सकें। ठीक है, समय बर्बाद नहीं करें कि एक बार तो हम देखेंगे, फिर सोचेंगे, फिर समझेंगे, है ना। साथ के साथ आप नोट्स भी बनाते जाइए तो आपको और अच्छा समझ में आएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक डायग्राम बना लेंगे और इस डायग्राम के बारे में लिख देंगे। क्या लिखा हमने, कि माना कि निकाय के किसी बिंदु पर बाह्य विद्युत क्षेत्र क्या है, ई है। कोई निकाय है, इस पे कितना बाह्य विद्युत क्षेत्र है, ई है। साथ में हम ये भी जानते हैं, क्या जानते हैं, कि बाह्य विद्युत क्षेत्र और विभव के मान कैसे होते हैं, एक बिंदु से दूसरे बिंदु पे क्या होते हैं, परिवर्तित हो सकते हैं। हो सकता है क्यों लिखा है, अगर समान विभव हुआ तो परिवर्तित नहीं होगा ना, और असमान विभव हुआ या समान विद्युत क्षेत्र असमान विद्युत क्षेत्र हुए तो परिवर्तित होंगे। इसलिए अगर असमान विद्युत क्षेत्र है तो परिवर्तित होगा, और समान विद्युत क्षेत्र है तो परिवर्तित नहीं होगा। ठीक है, सम विभव पृष्ठ पढ़ा था ना आपने, याद आया कुछ, चलिए याद आ गया, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है हो सकता है। ठीक है, साथ ही हम क्या करें, हम ये करते हैं कि जो अपने पास विभव की परिभाषा है, विभव की परिभाषा है ना, क्या कहता है विभव की परिभाषा, कि किसी बिंदु P पर विभव
एकांक धनावेश को अनंत से, एकांक धनावेश को अनंत से उस बिंदु P है ना, उस बिंदु P तक लाने में या जाने में, जो भी कहना चाहे लिख सकते हैं, किए गए कार्य के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, एकांक धनावेश को किसी बिंदु पे आप लाते हैं, कैसे लाएंगे, धीरे धीरे, याद है ना, स्लो स्लो लाना है, तो किया गया कार्य क्या होता है, उस बिंदु पे विभव के समान होता है। ये अपने को मालूम है, स्टार्ट जब अपन इस चैप्टर को किया तब से यही बात करते आ रहे हैं, तो ये कंसेप्ट अपना क्लियर हो चुका है ना। ठीक है, और ये भी अपन जानते हैं कि अनंत पे विभव कितना होता है, शून्य होता है। अनंत पे विभव क्या होता है, शून्य होता है। ये क्यों दर्शा रहे हैं, ताकि इस बात का क्लियर हो जाएगी, किसी भी बिंदु पे विभव डायरेक्ट नहीं निकालते, विभवांतर निकालते। तो हमने अनंत पे विभवांतर, अनंत पे और किसी बिंदु के विभवांतर की बात कर रहे हैं, तो अनंत पे विभव क्या हो गया, शून्य हो गया। ठीक है, चलिए, जब आपको ये पता है, इस परिभाषा से हम ये भी लिख सकते हैं, v बराबर w बटा क्यू, लिख सकते हैं ना। हम इस परिभाषा से v बराबर क्या लिख सकते हैं, w बटा क्यू। जो v बना था ना आपका, ये तो लिखा था आपने w, और एकांक धन आवेश लिया था, हमने क्या लिया था, एकांक धन आवेश लिया था, तब जाके आपका v और w बराबर हुआ था। तो अपन ने क्या किया, क्यों लगा दिया। जब आपने क्यों लगा दिया तो w बराबर क्या आएगा, इसको गुणा कर लें। हम क्या करें, v और q को आपस में गुणा कर लें। तो जब आप v और q को आपस में गुणा करेंगे तो w बराबर कितना आ गया, तो आप देख रहे हो w बराबर आ गया मेरे पास v गुणा q, यानी विभव और आवेश का गुणनफल आ गया। तो इसको दे दीजिए आप समीकरण नंबर 1। हमने इसको क्या किया, समीकरण नंबर 1 दे दिया। क्लियर यहाँ तक। अब इसका हेल्प लेते हुए हम आगे हल कर सकते हैं। देखिए कैसे, ये कहना चाहता है w बराबर है मेरे पास वी क्यू, या क्यू वी भी बोल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अनंत से किसी बिंदु पर लाने में जो किया गया कार्य होता है वो क्या होता है, q गुणा v होता है। इससे मुझे ये पता चल गया। अब जो ये कार्य किया गया है, पहले भी अपन ने पढ़ा था कि जो टोटल कार्य है वो क्या होगा, आवेश में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। किया गया कुल कार्य आवेश के अंदर क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या होगा, संचित हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि कुल स्थितिज ऊर्जा किए गए कुल कार्य के बराबर होती है। पहले भी पढ़ा है, तो ये चीज लिख देते हैं कि यह कार्य आवेश Q में स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या हो जाता है, संचित हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक ये बात अपने समझ में आ गई। अब उस बिंदु पे आ जाते हैं। अपन क्या करें, उस बिंदु के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लें। तो आपने जो बिंदु P माना था, है ना, इसका स्थिति सदिश मान लेते हैं। स्थिति सदिश हमेशा क्या होता है, मूल बिंदु के सापेक्ष माना जाता है। तो हम क्या करें, यहाँ पे हमारा जो बिंदु P है, जिस पे हम क्या करेंगे, आवेश को लाएंगे, उस बिंदु P का स्थिति सदिश हमने क्या मान लिया, हम मान लेते हैं उसका स्थिति सदिश क्या है, R है। ठीक है, हम क्या मान लें, उसका स्थिति सदिश R है। किसके सापेक्ष, मूल बिंदु के सापेक्ष। साथ में हम क्या माने, बिंदु P पर जो बाह्य विद्युत क्षेत्र है उसके कारण उत्पन्न जो विभव है वो कितना है, VR है। कितना है अपने पास, VR है। अब बताओ किया गया कार्य कितना होगा। अब मैं आवेश को लाऊंगा तो किया गया कार्य कितना होगा, इस वाले फॉर्मूले से क्या होगा, W बराबर वी क्यू या W बराबर क्यू वी कह दें, कितना होगा, ये मेरे पास है। देखिए W बराबर Q और V, Q तो कितना है, Q ही ला रहे हो, और V के को क्या कह रहे हो आप, VR। बिंदु P है ना, उस पर विभव। बस यही बात बतानी है अपने को यहाँ पे क्या करना है, एक आवेश के लिए इसी बात को क्लियर करना है कि W बराबर क्या आ गया, QVR, और ये W किसके बराबर था, ये W किसके बराबर था, स्थितिज ऊर्जा के बराबर था। ये W क्या है, स्थितिज ऊर्जा के बराबर है। तो अपने पास जो स्थितिज ऊर्जा है वो U बराबर क्या आ गया, QVR। बताना चाहें तो बता देंगे कि ये VR है, क्या है, बिंदु P पर बाह्य विभव है। क्या है, बिंदु P पर क्या है, बाह्य विभव है। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आ गई होगी। ज़्यादा कुछ नहीं है, अपन शॉर्ट में अगर समझना चाहें तो इस चित्र के अंदर मैंने शॉर्ट में सारा कुछ लिख रखा है। डायग्राम में अपन ने क्या किया, सब कुछ लिख रखा है। देखिए इस डायग्राम में ये बिंदु, यहाँ पे कौन सा बिंदु है मेरे पास, P बिंदु है। ठीक है, अनंत से आवेश को ला रहा हूँ, ये आवेश है ना, अनंत से ला रहे हैं धीरे धीरे। ये आवेश क्या हो रहा है, धीरे धीरे इसके पास ला रहे हैं। जैसे इसके पास लाते हैं, इसके अंदर क्या होता है, कुल ऊर्जा आ जाती है, स्थितिज ऊर्जा आ जाती है। वो स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर होती है, यहाँ पे जो विभव है, यहाँ पे विभव क्या है, VR है, और आवेश जो ला रहे हैं उसके गुणनफल के
बराबर होती है, यानी किया गया कार्य और स्थितिज ऊर्जा दोनों क्या होती है, समान होता है। ठीक है, पिछले वाले वीडियो में भी मैंने ऐसा ही किया था, लेकिन पिछला जो कक्षा थी उसमें हमारे पास विद्युत क्षेत्र नहीं था, इसलिए इसको लाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ रहा था, डायरेक्ट ये आ रहा था। डायरेक्ट क्या हो रहा था, आ रहा था। इसलिए वहां पे जो W1 माना था ना अपने कार्य, वो क्या था आपका, ध्यान होगा आपको, W1 क्या माना था वहां पे पिछले वाले वीडियो में, 0 माना था, क्योंकि विद्युत क्षेत्र था ही नहीं, वहां पे विद्युत क्षेत्र नहीं था। समझ गए बात को, क्लियर यहां तक। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, हम दो आवेशों की बात कर लेते हैं। अभी तक हमने एक आवेश की बात की, अब हम क्या करें, दो आवेशों की बात कर लें। ठीक है, तो हेडिंग डालिए, किसी बाह्य क्षेत्र में दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। किसी बाह्य क्षेत्र में दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। यहां पे अपने को कैसा निकाय लेना है, एक निकाय है जिसके अंदर दो आवेश लाएंगे, इस निकाय में क्या है, बाह्य विद्युत क्षेत्र उपस्थित है। और जब बाह्य विद्युत क्षेत्र उपस्थित है तो सीधी सी वही बात है कि इन्हीं दो बिंदुओं पे क्या होगा, विभव होगा। वो विभव क्या होगा, समान भी हो सकता है और असमान भी हो सकता है। समझ गए बात को। तो ये अपन क्या करें, ऐसा चित्र बना लें। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, मैं पहले आपको समझा दूं। सबसे पहले अपने पास क्या है, Q1 और Q2 दो आवेश है मेरे पास, जो अनंत पे रखे हुए हैं, एक दूसरे से अनंत दूरी पर भी हैं, खुद भी एक दूसरे से अनंत दूरी पे और अनंत पे रखे हुए हैं। ठीक है, जब वो अनंत पे है, विराम अवस्था में है, वहां पे क्या होगा, विभव शून्य होगा। ये हम अच्छी तरह जानते हैं, उन पर विभव क्या होगा, शून्य होगा। ये अपने को अच्छी तरह मालूम है, पता है ना ये चीज। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस Q1 आवेश को बिंदु ए पर लाएंगे। Q1 आवेश को क्या करेंगे, बिंदु ए पर लाएंगे। ए का स्थिति सदिश हमने मूल बिंदु के सापेक्ष R1 मानेंगे, और बी का जो स्थिति सदिश है मूल बिंदु के सापेक्ष आप क्या करोगे, R2 मानोगे, और दोनों बिंदुओं के मध्य की दूरी कितनी हो जाएगी, R12 से डिनोट कर देंगे। ये तो दूरियां आ गई। अब अपन क्या कर रहे हैं, Q1 को ला रहे हैं यहाँ तक, धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं, Q1 को धीरे धीरे यहाँ तक ला रहे हैं। क्या होगा, वही होगा जब अपन ने एकल आवेश की बात की थी। अभी हमने एकल आवेश की बात की ना, वो की वो बात रिपीट हो जाएगी। एकल आवेश ला रहे हैं, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र है, और अपन ने वहां देखा था क्या आया था, Q इंटू वी आर आया था, ये आया था ना। तो यहाँ पे जो भी हम विभव मानेंगे, यहाँ पे अपन क्या करेंगे, विभव मानेंगे। वैसे विभव क्या होगा यहाँ पे आपका विभव हो जाएगा VR1, और इस पे विभव क्या होगा, VR2। किसके कारण, किसके कारण बताइए, बाह्य क्षेत्र के कारण, है ना, बाह्य विद्युत क्षेत्र है उसके कारण। तो जब आप जैसे ही Q1 को लाएंगे तो उस पर क्या होगा, VR1 आ जाएगा विभव। तो Q इंटू क्या करेंगे, VR1 कर देंगे। Q की जगह क्या लोगे आप, Q1 लोगे। जब दूसरे की बात करूंगा तो दूसरे का क्या होगा, दूसरे का क्या होगा, जैसे ही लाओगे विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध उसे कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र क्या होगा, उसका विरोध करेगा। तो उसके विरुद्ध क्या करना पड़ेगा, हमें कार्य करना पड़ेगा। साथ में ये आवेश भी क्या करेगा, उसका विरोध करेगा। आवेश भी क्या करेगा, उसका विरोध करेगा। इसके विरुद्ध भी क्या होगा, हमें कार्य करना पड़ेगा। तो देखिए कितने कार्य करने पड़ गए आपको। Q1 को लाने में W1 कार्य करना पड़ा, Q2 को लाने में विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य करेगा W2, और Q1 के विरुद्ध कार्य करेगा W3। यहाँ पे तीन कार्य होंगे, W1, W2 और W3 होगा। फाइनली हम क्या करेंगे, W निकाल लेंगे। W1, W2, W3 तीनों को जोड़ लोगे, और ये तो आपको पता है किया गया कुल कार्य क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। तो जो आप कुल कार्य निकालेंगे वही क्या होगी, स्थितिज ऊर्जा होगी। तो कुल मिला के अपने को क्या करना है, कुल कार्य यहाँ पे ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए आप कॉपी में हेडिंग डालिए, किसी बाह्य क्षेत्र में दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, ये चीजें लिख लेंगे। आप चाहें तो अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं, चित्र बना के ये चीजें आप अपनी लैंग्वेज में लिखें, ज़्यादा अच्छा लगेगा। यहाँ लिखा अपन ने, माना कि दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 है। यहाँ पे एक Q1 आवेश है और ये क्या है, Q2 आवेश है। प्रारंभ में कहाँ थे, अनंत में थे, और अनंत दूरी पे कैसे थे, ये विराम अवस्था में थे। प्रारंभ में कहाँ थे, अनंत पे हैं, और वहाँ पे कैसे हैं, वो विराम अवस्था में है। अब हम क्या करें, Q1 को लाते हैं। कहाँ से लाओगे, अनंत से। कहाँ तक लाओगे, बाह्य विद्युत क्षेत्र में। बाह्य विद्युत क्षेत्र में कहाँ लाएंगे, किसी बिंदु ए पर। ठीक है, किसी बिंदु ए पर लेके आते हैं। अब जैसे इस पे लाओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, बाह्य विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध हमें क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। किसके विरुद्ध, बाह्य विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध करना पड़ेगा। जिस बिंदु पे ला रहे हो उसके बारे में भी थोड़ा सा बता दो, कि जो बिंदु ए है उसका मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश कितना है, R1,
और उस बिंदु पे विभव कितना है, VR1 है। क्लियर, ये चीज़ें हमने लिख दी। बस आप क्या करो, हम जानते हैं परिभाषा से, या तो आप लिख दें परिभाषा से या फिर लिख दें अतः किया गया कार्य। क्या होगा, W बराबर, अभी बताया था आपको, W बराबर क्या था, Q इंटू वी था। W बराबर क्या था, Q इंटू वी था। तो Q का मान कितना, आप Q1 ला रहे हो ना, तो Q1, V का मान कितना, तो ये अपने पास V का मान VR1। ये आ गया आपका समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1 भी आ गया और हमारा Q1 आवेश उस विद्युत क्षेत्र में, जो बाह्य विद्युत क्षेत्र है, वहां पे ए बिंदु पर आ चुका है। ठीक है, अब अपन क्या करें, अब अपना काम क्या है, अब अपना काम क्या है, Q2 आवेश को लेके आना है। जो Q2 आवेश भी क्या है, अनंत में है ना। भाई आपने क्या किया, अभी तक अनंत में जो अपने पास आवेश था Q1, इसको हम यहाँ पे ला चुके हैं। आपका अनंत में क्या है, Q2 है, इसको भी धीरे धीरे हमें यहाँ क्या करना है, लाना है। ठीक है, जब इसको लाओगे तो क्या होगा, दो जने इसका विरोध करेंगे। कौन कौन करेंगे, एक तो यहाँ पे पहले से जो विद्युत क्षेत्र उपलब्ध है ये विरोध करेगा, और दूसरा जो Q1 आवेश आ गया, ये दोनों मिलके क्या करेंगे, इसका विरोध करेंगे, इसको आने के लिए मना करेंगे। अब इनके आने से मना करने से क्या होता है, हम तो लाएंगे, हम लाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनके विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। किस किस के, ये जो विद्युत क्षेत्र है इसके विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, और इसके विरुद्ध भी कार्य करना पड़ेगा। विद्युत क्षेत्र का मतलब है जिस बिंदु पे लाना चाहते हो वहां पे जो भी विभव है, वहां पे जो भी विभव है उसके विरुद्ध हमें कार्य करना पड़ेगा। समझ गए बात को, जब समझ गए तो लिख दो इस चीज को, इस चीज को आप लिख सकते हो। चलिए लिख लीजिए कि इसके पश्चात हम बाह्य विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, कौन सा बिंदु, बी पर, कहां से लाएंगे, अनंत से लाएंगे, है ना। अनंत से क्या लाएंगे आप, अनंत से आवेश Q2 को लेकर आते हैं। ठीक है, क्या होगा, इस अवस्था में आवेश Q2 का क्या होगा, ये ध्यान रखना, बाह्य विद्युत क्षेत्र एवं आवेश Q1 विरोध करेगा। ठीक है, और जब विरोध करेगा तो हमें क्या होगा, दोनों के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। हमें क्या होगा, इन दोनों के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। मान लो वो कार्य आपका क्या है, पहले तो आपने W1 ले चुके हो, तो W2 और क्या है, W3 है। हमने क्या मान लिया, W2 और W3 मान लिया, यानी विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं वो तो क्या है, W2, और आवेश Q1 के विरुद्ध, या आवेश Q1 जो विरोध कर रहा है उसके विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, वो क्या है, W3 है। ठीक है, तो दो कार्य आ गए अपने पास, W2 आ गया और W3 आ गया। तो अब अपने को क्या करना है, यहाँ पे W2 निकालना है ना। तो W2 तो आपको पता ही है, बिंदु बी पे आपने विभव क्या मान रखा है, VR2 मान रखा है, और आवेश आपका क्या है, Q2। तो दोनों को गुणा कर दो, तो दोनों को गुणा करते ही आपके पास ये W2 आ जाएगा, Q2VR2। चाहे तो आप इसको समीकरण नंबर 2 दे सकते हैं, क्योंकि W1 को हमने समीकरण नंबर 1 दे रखा है, हम क्या करें, इसको 2 दे देते हैं। ठीक है, दे दिया 2। अब तीसरे वाले की बात कीजिए। अब तीसरे वाले को समझने के लिए आपको पिछला वीडियो देखना पड़ेगा, और देख रखा है तो बहुत अच्छी बात है। वहां पे मैंने बता रखा है, जब विद्युत क्षेत्र नहीं था, कोई भी बाह्य विद्युत क्षेत्र नहीं था, तब दो आवेशों को लाए थे। वहां पे मैंने दो आवेशों का भी बताया था, 3 आवेशों का भी बताया है, n आवेशों का भी बताया है। तो वहां पे आपने देखा होगा, ये बात क्लियर हुई थी वहां पे कि क्या आया था, जब आप दो आवेश लेके आए थे तो वहां पे जो W निकला था वो ये निकला था कि Q1 Q2 बटे में बीच की जो भी दूरी थी वो आई थी। भाई वहां पे W ये निकला था, और ये W क्या था, U के बराबर था। नहीं ध्यान है तो बता देता हूं कैसे आया था। वहां पे भी फॉर्मूला था, हम यही अप्लाई कर रहे थे, Q इंटू वी। फॉर्मूला तो यही लग रहा था, Q इंटू वी लग रहा था, लेकिन हम क्या कर रहे थे, V को भी चेंज कर रहे थे, और V का फॉर्मूला था KQ बटा आर, KQ बटा आर। और इसके वजह से क्या हुआ, इनके बिंदु रख दिए थे अपन ने, एक Q1 हो गया था। भाई यहाँ पे क्या V जो होता है वो क्या होता है, जो सोर्स आवेश होता है ना, उसी की वजह से होता है। तो ये तो किसके वजह से था, 1 के वजह से था, और ये अपने पास ये 2 था। तो इस वजह से आपका वहाँ पे ये बना था K Q1 Q2 बटे में R, और ये W आया था जो कि किसके बराबर था, U के बराबर था। तो यहाँ पे हम W3 क्या कर रहे हैं, इसी को यूज कर रहे हैं, इसी को अपन क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट यूज कर रहे हैं। वैसे तो दिखाना चाहो तो दिखा भी सकते हैं इस चीज़ को, बहुत अच्छी बात है, और डायरेक्ट भी आप यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास बच्चों ये आ गया W3 आ गया K Q1 Q2 बटे में R12 आ गया। इसको समीकरण क्या देना है मुझे, समीकरण 3 देंगे, क्योंकि 1 2 आ चुके हैं।
तो अब देखिए समीकरण 1 में क्या आया था आपके पास, W1 आया था। W1 क्या था, Q1V R1 था। फिर बात करें W2 जो कि समीकरण नंबर 2 था, तो समीकरण नंबर 2 में क्या आया, आप कहोगे W2 आया Q2V R2। और समीकरण नंबर 3 में W3 आया, वो क्या आया, K Q1 Q2 बटे में R12। R12 क्या है, दोनों आवेशों के मध्य की क्या है, दूरी है। जो आपका Q1 और Q2 है ना, उनके बीच की क्या है, दूरी है। स्थिति सदिश भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, हमें तो कुल कार्य की गणना करनी है। हमें तो क्या करनी है, कुल कार्य की गणना करनी है। कुल कार्य होगा W बराबर W1 प्लस W2 प्लस W3, तीनों को जोड़ना है। ये अपने पास आ गया W बराबर W1 प्लस W2 प्लस क्या हो गया, W3 हो गया। कुल कार्य ये आ गया। अब आपको क्या करना है, सिंपल, W1 का मान रख दो, W2 का रख दो, और क्या करो, W3 का मान रख दो। तो W1 का मान समीकरण 1 से ले आएंगे, W2 का मान क्या करोगे, समीकरण 2 से ले आओगे, और W3 का मान क्या होगा, समीकरण 3 से ले आएंगे। तो ये मैंने रख दिया, ये तो हो गया W1, ठीक है, ये हो गया W2 और ये हो गया W3, ठीक है। यहाँ पे K आ रहा है, और K अपन जानते हैं कि K का मान क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। ये होता है K का मान, ये लिखा हुआ है अपने पास, ये रहा K का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। हम क्या करें, चाहे तो K का मान यहाँ से हटा सकते हैं, और K का मान हटा के आप क्या कर सकते हैं, K की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, K की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं। और जैसे इसको लिखोगे तो ये भी किसके बराबर आएगा, W के बराबर ही आएगा। तो दोनों सूत्र सही हैं, ये भी W सही है और ये भी सही है, दोनों काम आते हैं अपने लिए, W के लिए। कहाँ पे काम आते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को हल करने के काम आते हैं, है ना। अपने को क्या हुआ, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हल करने के काम आ जाते हैं। K का मान आपको ध्यान ही है, K का मान डायरेक्ट रख सकते हैं या फिर इसका भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अपने पास W आ गया, क्या आया, W आया। लेकिन हमें क्या चाहिए, कुल कार्य तो चाहिए नहीं, हमें क्या चाहिए, स्थितिज ऊर्जा चाहिए। भाई ये भी अपन जानते हैं, किया गया कुल कार्य क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा के बराबरी तो होती है। बार बार ये तो कह रहे हैं कि जितना कार्य करना पड़ता है वो क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या होती है, संचित हो जाती है। वो क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो इसका मतलब आपने जो कुल कार्य किया है, कुल कार्य कितना, ये वाला W का मतलब W1 प्लस W2 प्लस W3, यानी दोनों आवेशों को लाने में जो भी आपको कार्य करना पड़ा, वो सारा का सारा क्या होगा, उस निकाय की, वो जो निकाय बना ना आपका Q1 और Q2 के कारण, उसकी क्या होगी, संचित ऊर्जा के बराबर होगी, स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगी। वो सारा का सारा क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा संचित हो जाएगी, बाद में क्या होगी, वो गतिज ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होगा। तो कुल मिला के अपन ये कह सकते हैं कि U जो है, ये अपना U जो है वो किसके बराबर होगा, W के बराबर होगा। ये जो U है वो किसके बराबर आ जाएगा, W के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पे W की जगह आप क्या कर सकते हो, U लिख सकते हो। हम W की जगह क्या कर सकते हैं, U लिख सकते हैं। तो U जो है अपना ये आ गया Q1 VR1 प्लस Q2 VR2 प्लस Q1 Q2 बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12। R12 क्या है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी है, ध्यान रखना। R12 क्या है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी, यानी A बिंदु और B बिंदु पे लाए हो ना, A से लेके B तक की क्या है, डिस्टेंस है R12। कई बार किताबों में केवल R लिख दिया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, केवल R भी लिख दें, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आती। किताब में QVR1 की जगह क्या होता है, V1 लिखा होता है, और VR2 की जगह V2 लिखा होता है, कोई दिक्कत नहीं है। V1 का मतलब बिंदु A पे विभव बता रहा है वो, और V2 का मतलब क्या रहा है, बिंदु B पर विभव बता रहा है। कई बार परीक्षाओं में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सम विभव पृष्ठ के लिए ज्ञात कीजिए, या फिर वहाँ पे विद्युत क्षेत्र क्या है, समान है, तो ऐसों के लिए ज्ञात करिए। तो वहाँ पे V क्या होंगे, दोनों बराबर मान लेंगे, दोनों V क्या करेंगे, बराबर करके निकाला जाता है छोटे के लिए, है ना। तो यहाँ पे जो आपको आर्टिकल करना है वो आपको इसी हिसाब से करना है। तो ये जो U आ गया अपने पास, Q1VR1 प्लस Q2VR2 प्लस क्या हो गया, Q1 Q2 बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12, और R12 क्या है, आवेश Q1 और आवेश Q2 के बीच की क्या है, दूरी है, डिस्टेंस है। समझ गए बात को, क्लियर है यहाँ पे। चलिए एक चीज़ और देखते हैं हम। अपने पास जो W आया था वो W था Q इंटू वी। जो W था अपने पास वो क्या था, Q इंटू वी था। ये अपने पास था W,
Q इंटू वी, कार्य जो होता है वो जूल में होता है, ये अपने को पता है। हम क्या करें यहाँ पे Q की जगह E रख दें, E का मतलब इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन का मान कितना है 1.6 इंटू 10 की घात माइनस का कितना 19 गुलाम। ठीक है, V छोटा सा ले लेते हैं इसलिए मैंने डेल वी लिख दिया, और वो छोटा सा कितना ले लूँ 1 वोल्ट ले लेता हूँ। ठीक है, कितना 1 वोल्ट ले लेता हूँ। तो जब इसमें मैं Q का मान तो ये रख दूँ 1.6 इंटू 10 की घात माइनस का 19, और V का मान क्या रख दूँ 1 रख दूँ, तो मेरे पास जो स्थितिज ऊर्जा है, भाई कुल कार्य किसके बराबर है, स्थितिज ऊर्जा के बराबर ही है ना। यहाँ U क्या हो गया, U को भी आप कह सकते हैं ना Q इंटू वी। तो जो स्थितिज ऊर्जा है वो कितनी हो जाएगी 1.6 इंटू 10 की घात माइनस का 19 जूल होगा। ठीक है, और एक इसका स्पेशल नाम है इसलिए लेके आया हूँ यहाँ पे, इसका स्पेशल नाम है, क्या कहेंगे इसे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। इस वैल्यू को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या होता है, ये कितना जूल होता है, आप कहेंगे 1.6 गुणा 10 की घात ऋणात्मक 19 जूल होता है ना, 1.6 इंटू 10 की पावर -19। ठीक है, चलिए ये बात अपने को पता चल गया, यानी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बारे में हम समझ सकते हैं। इसकी बड़ी इकाइयाँ भी होती है, आपको बड़ी इकाइयाँ भी आनी चाहिए। हालांकि बड़ी इकाइयों के बारे में आपने कक्षा 11 में पढ़ रखा है, वहाँ पे आपको बताया गया है। जिन्होंने पढ़ रखा है बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके लिए भी कोई दुखी होने की बात नहीं है, मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ आपको। तो अब पढ़ लें। देखिए, जब इसकी बड़ी इकाई लेंगे तो यह आएगा 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 किलो का मतलब होता है 10 की घात 3 से गुणा करना। मतलब क्या होता है 10 की घात 3 से गुणा करना। तो आप 10 की घात 3 से गुणा कर लें। ईवी का मतलब बताई दिया आपको, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। और जब मान रखेंगे तो अपने को क्या करना है 1.6 इंटू 10 की घात -19 को 10 की घात 3 से गुणा करोगे। तो जब मैं इसको 10 की घात 3 से गुणा करूंगा, देखिए 1.6 इंटू 10 की घात -19, और मुझे करना है गुणा किससे, 10 की घात 3 से गुणा करना है। अब मुझे इसे 10 की घात 3 से गुणा करना है, क्या करूं, घातों का आता है, ये माइनस का 19 और ये प्लस का 3 है, कितनी बचेगी घात, माइनस का 19 प्लस का 3, तो 19 में से 3 गया तो क्या बच गया आपके पास 16। तो ये आ जाएगा 1.6 इंटू 10 की घात माइनस का 16 जूल। अगर अपने को पता करना हो कि 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना जूल होता है, तो हम कहेंगे 1.6 इंटू 10 की घात माइनस का 16 जूल होता है। ठीक है, ऐसे और बढ़े जाओ तो मेगा इलेक्ट्रॉन की बात कर लें। मेगा इलेक्ट्रॉन का मतलब है 10 की घात 6, उसको हम क्या करेंगे 10 की घात 6 से गुणा करेंगे। और जैसे आप 10 की घात 6 से गुणा करोगे यहाँ पे 6 आएगा, 19 में से अपने को क्या करना है, 19 में से अपने को क्या करना है 6 घटाना है। तो 19 में से 6 घटाओगे कितना आएगा 13, कितना आएगा 13 आएगा, और माइनस का आएगा क्योंकि 19 जो है माइनस का है और 6 क्या है प्लस का है। तो फाइनली हम कह सकते हैं कि 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना जूल होगा, तो 1.6 इंटू 10 की घात माइनस का 13 जूल होगा। कितना होगा 1.6 इंटू 10 की घात माइनस का 13 जूल होगा। ऐसे ही और आगे बढ़ें तो गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1 GeV लिखेंगे इसे, और 1 गीगा में 10 की घात 9 होता है। इसको अब क्या करेंगे 10 की घात 9 से गुणा करेंगे। अब 10 की घात -19 है और 10 की घात 9 है, बताइए क्या होगा। भाई अपने पास 10 की घात तो माइनस का 19 है, इधर 10 की घात 9 है, कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे -19 प्लस 9, -19 प्लस 9 कितना होता है माइनस का 10 होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं 1.6 इंटू 10 की घात माइनस का 10 जूल लिख सकते हैं यहाँ, 1.6 इंटू 10 की घात माइनस का 10 जूल। और मैं बात करूं टेरा, अपन क्या करें टेरा की बात करेंगे, 1 टेरा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है, तो ये होता है 10 की घात 12, 10 की घात 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इसको यूं लिखा जा सकता है 1.6 इंटू 10 की घात माइनस का 7। कैसे आया 10 की घात माइनस का 7, 10 की घात -19 है ना, और क्या होगा 10 की घात किससे गुणा करना है इसको 12 से, तो 19 में से 12 घटाएंगे 7 आएगा, माइनस का लगाएंगे क्योंकि -19 था वहाँ पे, -19 माइनस वाली संख्या प्लस वाले से क्या है अधिक है। तो ये आ गया 1.6 इंटू 10 की घात माइनस का 7 जूल। ये इकाइयाँ आपको याद होनी चाहिए, याद करना आसान है वैसे तो। आप जैसे मेमोरी कार्ड देखते हो ना, पहले KB में आता है ना, फिर MB में होता है, या फिर आपका डेटा खर्च हो रहा होगा, आपका डेटा खर्च हो रहा होगा KB में, KB यानी किलो बाइट, फिर क्या होगा MB में होगा मेगाबाइट। यहाँ पे अपने क्या किया मेगा ही लिखा है। MB के बाद क्या होता है आप डेटा लेते हो रोजाना का 1 GB 2 GB 3 GB 4 GB,
तो ये अपन ने GB की जगह GeV लिखा है। G का मतलब होता है गीगाबाइट, तो उससे आपको याद हो जाएगा। और बहुत सारा ज़्यादा डेटा चाहिए, जैसे आप कंप्यूटर में देख रहे हो आपके हार्ड डिस्क, कईयों की तो 500 GB की होगी, कईयों की 750 GB की होगी, कईयों को उससे ज़्यादा GB की भी होगी, है ना। कितनी GB की होगी, 1000 GB की भी हो सकती है। तो वो वहाँ पे क्या बोलते हैं, टेराबाइट बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं, टेराबाइट। इसलिए अपन ने यहाँ क्या लिखा है, टेरा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्या लिख रखा है, टेरा इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी लिखा है, टेरा इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखा हुआ है। समझ गए बात को। तो इस तरह आपको ये याद भी हो सकता है, तो ये भी याद रखना है। और बाह्य क्षेत्र में आप जो आपका विद्युत ऊर्जा है, उस वक्त अगर आप आवेशों को लाते हैं तो क्या परिवर्तन होता है, स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है, ये मैंने आपको बता दी। इसको भी ध्यान रखना है, क्योंकि जब ये चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे, जब ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे, तभी जाके हम अगला वीडियो पूरा कर पाएंगे, वो समझ पाओगे। क्योंकि वहाँ हम पढ़ने जा रहे हैं द्विध्रुव आघूर्ण, है ना। द्विध्रुव आघूर्ण को हम क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र में लाएंगे और फिर उसकी स्थितिज ऊर्जा की गणना करेंगे। वहाँ पे क्या करेंगे, स्थितिज ऊर्जा की गणना करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले तो इसको आप रिवाइज करेंगे, और इसको रिवाइज करने के बाद जब मेरे अगले वीडियो पे आएँ, उससे पहले क्या करें, एक बार हमने अध्याय 1 में द्विध्रुव के बारे में पढ़ रखा है, डाइपोल के बारे में पढ़ रखा है, उसको दोबारा से रिवाइज कर लेना, ताकि अगले वीडियो में जो चैप्टर का पाठ पढ़ाने जा रहा हूँ वो आपको प्रॉब्लम नहीं करे। ठीक है, तो आज की कक्षा में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय रहे।